नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जो लखनऊ से माफ कीजिएगा, धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई। मौलाना उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार। अब्दुल्ला ही धर्मांतरण करने वालों को फंडिंग कर रहा था। जहांगीर आलम कौसर के सीधे संपर्क में था अब्दुल्ला। अल फारूकी मदरसा मस्जिद इस्लामिक दावा सेंटर का काम देखता था। तो जहांगीर आलम कौसर के सीधे संपर्क में था अब्दुल्ला। अल फारूकी मदरसा मस्जिद इस्लामिक दावा सेंटर का काम देखता था। तो धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई। मौलाना उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार। अब्दुल्ला ही धर्मांतरण करने वालों को फंडिंग कर रहा था। तो ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है धर्मांतरण मामले में। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अवनीश जी, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, अब्दुल्ला ही धर्मांतरण करने वालों को फंडिंग कर रहा था और फंडिंग को लेकर लगातार जांच की जा रही थी और अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? तो ये काफी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। एटीएस की टीम लगातार इस मामले की पड़ताल कर रही थी और उसी कड़ी में उमर गौतम के बेटे को यानी अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। बहुत पुख्ता जानकारी मिली किस तरीके से ये धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया को फंड कर रहा था। साथ ही साथ जहांगीर आलम कौसर तमाम सारे ऐसे लोग जिनके सीधे संपर्क इससे थे। इसके अलावा अल फारूकी मदरसा या और जो इस्लामिक दावा सेंटर जिसके माध्यम से ही पूरा खेल करने की बात कही जा रही थी और कई सारे लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। कई सारा एविडेंस मिला है। विदेशों से भी फंडिंग को लेकर के कई सारे एविडेंसेस मिले हैं। कुछ कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट, इस तरह की डिटेल्स एटीएस के हाथ में लगी है, जिनके आधार पर जब सबूत काफी पुख्ता हो गए उसके बाद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की गई है। अब आगे उससे पूछताछ की जाएगी रिमांड पर लेकर। लेकिन जिस तरह से देखा जाए अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई है, लगातार इस पूरे फंडिंग के मामले को लेकर जांच की जा रही थी, तमाम अकाउंट्स खंगाले जा रहे थे। क्या आने वाले समय में अब्दुल्ला से पूछताछ होगी और उसके बाद क्या और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं? अवनीश जी हाँ, बिल्कुल कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं और ये कड़ी वो है जो उमर गौतम सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी, क्योंकि उमर गौतम ही ऐसा मास्टरमाइंड इस पूरे मामले में अब तक सामने आया है जिसके माध्यम से जिससे जुड़े हुए लोगों ने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण किया और जिस तरीके से जो मूक बधिर लोग थे, आसक्त लोग थे, उनको निशाने पर लिया गया, उनको टारगेट कर करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। हजारों की संख्या में ऐसे केसेज अकेले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं जहाँ जगन धर्मांतरण की बात सामने आई है। कई तरीके के साहित्य, कई तरीके के इसी तरह की डिटेल्स, कई मीटिंग्स का जिक्र भी जो है इनकी पड़ताल के दौरान सामने आया है। फॉरेन फंडिंग का मामला भी कई रूप में सामने आया है। अब्दुल्ला को लेकर भी कई सारे ऐसे पुख्ता एविडेंसेस एटीएस के हाथ में लगे हैं जिसके आधार पर ही एटीएस ने अब इसकी गिरफ्तारी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के लिए गए फैसलों की भूपेंद्र यादव ने जानकारी दी है। सभी 5 राज्यों की ओर से रिपोर्टिंग की गई। ये भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया चुनावी राज्यों में बीजेपी का परचम लहराएगा। भूपेंद्र की तरफ से कहा गया बैठक में चुनावी राज्यों के सीएम ने अपनी बात रखी। कार्यकारिणी में तेल की कीमतों पर भी चर्चा की गई। चुनावी राज्यों में बीजेपी का परचम लहराएगा। बैठक के पहले सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव का विषय आपके सामने रखा गया है। इस दूसरे सत्र में सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न राज्यों में बनाई गई है उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया।
इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर। और फर्रुखाबाद जिला जेल में कैदियों ने जेल में पथराव कर कई जगह आग लगा दी। इस दौरान डिप्टी जेलर समेत 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 3 कैदियों को भी चोटें आई हैं। शासन ने जिला प्रशासन से हंगामे की रिपोर्ट तलब की है। देखिए, ये आगजनी पथराव की तस्वीरें फर्रुखाबाद के जिला जेल की हैं, जहां कैदियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कैदियों ने जिला अधीक्षक पर गोली मारने का भी गंभीर आरोप लगाया है। घायल कैदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। एक लड़का हमारी मार डालो तो किन्ने मार डालो मुझे। हाँ, वो लोहिया जाए कदम को। अच्छा, गोली तुम्हारे कैसे लगी? जेल में हमारी, हम गेट बंद कर रहे थे, सोए। बैरक को गेट। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? शिवम। है शिवम। रहने वाले कहाँ गए? जयनापुर। थाना कौन सा पड़ता है? राजेपुर। तो कितने दिन से जेल में हो? 5 साल से। अच्छा, तो आज भाई शुरुआत क्या भाई? मालूम ना हमें यार, हमें यार बता गोली मारते। वहीं पथराव के दौरान 30 सिपाही घायल हो गए। फिलहाल जिला जेल के हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। जेल की कई बैरकों में बवाल हुआ। पुलिस अधीक्षक ने जेल में फायरिंग करने से इनकार किया है। वहीं कैदियों के हंगामे से सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। कल शाम को करीब 7 बजे 7:30 बजे वो डेंगू के कारण एक्सपायर कर गए हैं। उसके संबंध में उन्हीं के बैरक में रहने वाले जो संजीव यादव हैं, जो कि यहाँ पर एक 376 पॉक्सो के मामले में अंडर ट्रायल हैं, उनको, जो कि उनके गांव के ही भाई लगते हैं, उनको सूचित किया गया था। उसके बाद आज सुबह जो बात सामने आई थी कि करीब 7:45 बजे जब जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था, उस समय जो सेल्स उनका, जो कि डिप्टी जेलर हैं, उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्हें पत्थरबाजी करना। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जिला जेल का मामला। कैदी संदीप की मौत के बाद आक्रोशित हुए कैदी। डेंगू संक्रमित था कैदी संदीप। कैदी संदीप की तबीयत बिगड़ने पर सैफई रेफर किया गया था। इलाज के दौरान कैदी संदीप की हुई मौत। रविवार सुबह जानकारी के बाद कैदियों ने किया हंगामा। बंदी रक्षकों पर किया पथराव। डिप्टी जेलर और जेलर के साथ की मारपीट। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हंगामे पर तंज कसा है। जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगाया कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया उन्होंने। ये कानून व्यवस्था है। फिलहाल डीजी जेल ने पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फर्रुखाबाद से अमित औदिच्य और राजीव शुक्ल की रिपोर्ट। और वहीं अम्बेडकर नगर में जनादेश रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सरकार में मंत्री रहे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समेत कई नेताओं को सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर बसपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। देखिए रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय पर जनादेश रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सरकार में मंत्री रहे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समेत कई नेताओं को विधिवत सदस्यता ग्रहण कराया। दोनों ही बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जिला पंचायत चुनाव में खिलाफत करने के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बसपा से निष्कासित होने के बाद पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने जिले में जनादेश रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कही थी।
दोनों नेताओं के आमंत्रण पर अखिलेश यादव ने जिला मुख्यालय पर जनादेश रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं समेत कई नेता सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी समेत बसपा पर भी निशाना साधा और साथ ही 2022 में बदलाव की बात करते हुए जीत का दावा भी किया। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोग आ रहे हैं, और उसका परिणाम यह है कि आज आपके साथ राम अचल राजभर जी आ गए हैं। उसका परिणाम यह है कि लालजी वर्मा जी जो बड़े नेता भी हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया बहुजन समाज पार्टी में जुटे रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी आज आपके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुट गए हैं। जनता बदलाव चाहती है, और अभी जब मऊ में कार्यक्रम हुआ था, लाल और पीले एक साथ हो गए, लाल पीलों को एक साथ देकर के दिल्ली लखनऊ में लाल पीले हो रहे थे लोग। इसलिए भविष्य का चुनाव है आपका भी। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है। जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने डबल इंजन की सरकार वालों ने सरकार नहीं चलाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई, नौकरी छीने, रोजगार छीन लिए। वहीं सपा में शामिल बसपा नेताओं को लेकर मायावती ने ट्वीट कर दूसरे पार्टियों से अपील की है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि सपा को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और दलबदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद की अपनी पार्टी में टिकटार्थी लोग अब बहुत गुस्से में हैं, जो अधिकांश बीएसपी के संपर्क में हैं। वैसे भी वे चुनाव में अंदर अंदर इस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बता दें कि बसपा के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री राम अचल राजभर दोनों दिग्गज नेताओं में रहे। बसपा सुप्रीमो ने जिला पंचायत चुनाव में खिलाफत करने के आरोप में दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब सपा में शामिल हुए ये दोनों नेता अपनी सियासी ताकत बनाने में जुट गए हैं। हालांकि दोनों नेताओं के सपा में शामिल होने के बाद जिले की सियासत में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों नेता अलग अलग सीट से चुनाव लड़ने के लिए बड़े दावेदार हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले स्थापित सीट का गणित कहीं न कहीं गड़बड़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कानपुर में जीका वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक जीका वायरस से संक्रमित 79 मरीजों की पुष्टि हो गई है। प्रशासन जीका वायरस से निपटने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठा रहा है। देखिए, अभी कोरोना और डेंगू की कहर से कानपुर करा ही रहा था कि वहीं नया जीका जंजाल बन गया है जीका वायरस। कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पहला केस जहां 23 अक्टूबर को डिटेक्ट हुआ था, वहीं अब यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जीका जंजाल बना जीका वायरस। कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण बेकाबू। रविवार को 13 केस आए सामने, 2 बच्चे भी हुए संक्रमित। 108 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 13 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 79 केस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 24 महिलाएं भी जीका वायरस का शिकार हो चुकी हैं। वहीं जीका वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जीका वायरस से निपटने के लिए तमाम एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। जीका वायरस पर अलर्ट मोड पर प्रशासन। नगर निगम में जीका वायरस को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। कोरोना काल में भी बनाया गया था कंट्रोल रूम। सीसीटीवी से होगी निगरानी। नगर निगम से ऑपरेट होगा सीसीटीवी। नोडल अफसर और उसकी टीम करेगी निगरानी। हर रोज शाम को नगर निगम में सीएमओ करेंगे बैठक। वहीं चकेरी के 12 मोहल्लों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। डीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मौके पर निरीक्षण कर रही है। आइए जानते हैं क्या है जीका वायरस, इसका संक्रमण कैसे फैलता है। ये मच्छरों से होने वाली बीमारी है। एडीज मच्छरों के काटने से होता है।
त्वचा पर लाल चकत्ता हो जाता है। मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है। जीका वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। जीका वायरस के प्रकोप से जल्द मुक्ति पाना प्रशासन के लिए चुनौती है। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोग काफी परेशान हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कानपुर से रामजी शर्मा की रिपोर्ट। और सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रतापगढ़ में शराब का काला कारोबार नहीं रुक रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। वहीं 38 ड्रम स्प्रिट भी बरामद किया है। एसपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए। नया मकान और चल रहा था अवैध शराब का काला कारोबार। प्रतापगढ़ के सरायजानी में पुलिस ने छापा मारकर लाखों रुपए की अवैध शराब और एक दो नहीं 38 ड्रम स्प्रिट जब्त किए। ये स्प्रिट और अवैध शराब अमापुर बिर्रा गांव के शराब कारोबारी राजापाल की बताई जा रही है, जिसने अपने नए बने मकान के तहखाने में चोरी से रखा था। पुलिस जब जेसीबी की मदद से मकान के छज्जे तुड़वाकर अंदर पहुंची तो सन्न रह गई। तहखाने के भीतर रखी गई थी लाखों रुपए की अवैध शराब और स्प्रिट। हालांकि इस दौरान आरोपी शराब व्यवसायी फरार होने में सफल रहा, लेकिन अब तक पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और इसमें जो अभियुक्त हैं उनको चिन्हित भी किया गया है और पहले से ही जो बरामदगी हुई थी उसी में हम उसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को एस्टेब्लिश कर रहे थे, जिसके क्रम में ये आज बरामदगी हुई है। इसमें सभी के ऊपर गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और इनके द्वारा अपराध से कारित जो संपत्ति अर्जित की गई है वो भी उसकी भी कुर्की की जाएगी। वहीं स्थानीय विधायक धीरज ओझा का कहना है कि इलाके में हो रहे शराब के काले कारोबार को लेकर वो कई बार पत्र लिख चुके हैं और इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार से कराएंगे और सबके ऊपर कार्रवाई हो। और ये कब से चल रहा है, कौन कौन इसमें मिले हैं, संरक्षण है इसका, सबको जो है ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस अधीक्षक हमारे इसमें बड़े अच्छे हैं, कप्तान हमारे और ईमानदार हैं और निश्चित इसमें सही खुलासा कर रहे हैं और सही लोग इसमें जेल जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इलाके के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के करीबी के यहाँ कई ड्रम स्प्रिट और अवैध शराब बरामद हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब और स्प्रिट जब्त की है। बहरहाल जरूरत है अवैध शराब के कारोबारियों पर कड़ा शिकंजा कसने की, जिससे ऐसी गतिविधियों पर लगाम लग सके। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से मनु सिंह की रिपोर्ट। और वाराणसी में एक फ्लैट में आग लगने से न सिर्फ लाखों का नुकसान हो गया, जबकि फ्लैट में बंधे पालतू डॉगी की भी मौत हो गई। वहीं डॉगी की मौत से परिजन इतने दुखी थे कि उन्होंने दीपावली नहीं मनाई। देखिए। एक तरफ गुरुवार को जहां हर तरफ दिवाली की धूम थी, वहीं वाराणसी के इस फ्लैट में भीषण आग लग गई। दीवारों की हालत देखिए, आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। वहीं पालतू डॉगी प्लूटो की भी मौत हो गई, जिससे परिजन सदमे में हैं। पूरा मामला संत झूलेलाल नगर का है, जहां कारोबारी दिलीप लालवानी के घर भीषण आग लग गई। परिजन दिवाली की पूजा करने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान गए थे, वहीं उनके जाते ही फ्लैट में आग लग गई। पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया और उसमें बंधा उनका डॉगी भी जलकर मर गया। ये हादसा दीपावली के दिन 7:30 बजे करीब हुआ है और मेरे घर में शॉप पे था और मेरे घर के बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, उन लोग निकले घर से, मलदिया तक ही पहुँचे। पता लगा कि घर में आग लग गई है। मेरे को दुकान पे फ़ोन आया, मैं भी फटाफट दुकान से निकला। पूजा पूरी हुई थी, मैं दुकान से निकला, आए तो देखे कि सर एकदम पीछे से, दमकल तक नहीं आई थी सर, एकदम पीछे से लपेट के आगे एकदम आग आ रही थी। वहीं दिलीप की बेटी दिशा का अपने पालतू डॉगी प्लूटो के लिए रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि वो प्लूटो को राखी बांधती थी।
उसको बच्चे की तरह पालती थी, लेकिन उसको बचा नहीं पाई, जिसका उसे गहरा दुख है। मुझे प्लूटो के लिए ये बोल रहा है कि वो बेचारा मेरे बिना खाना भी नहीं खाता था। जब मैं उसको खाना देती थी, अगर मैं उसके पास ना बैठूं, मैं वापस कहीं पे चली जाऊं, तो वो मेरे पीछे आता था कि चलो मेरे साथ बैठो तो मैं खाना खाऊंगा, वरना वो खाना भी नहीं खाता था। मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, काश मैं ऊपर आके उसको बचा पाती कुछ। मैं उस समय लौरा बीर पे था। मैं घर से 5 मिनट पहले निकला था। मैं लौरा बीर पहुंचा हूँ, मुझे तुरंत फ़ोन आया है, भैया ने फ़ोन किया, मैं तुरंत 5 मिनट में घर आया हूँ। तब तक ऊपर आने की कोई भी स्थिति नहीं थी और मेरा डॉग था अंदर, मेरा डॉग तो चला गया। इस भीषण हादसे के बाद पूरा परिवार गमगीन है। वहीं पालतू डॉगी की मौत से परिजन सदमे में हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वाराणसी से आकाश यादव की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।